स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज छिटपुट हिंसा की खबरें आ भी रही हैं। केशपुर में बीजेपी के एजेंट तन्मय की कार पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया और इसमें तन्मय को चोट भी आई है, उनके कार को क्षति भी पहुंची है। देवरा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए और इस चरण में सबसे बड़ी जंग की अगर हम बात करें तो वो नंदीग्राम में लड़ी जा रही है, जहां पर मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच है। और इसको देखते हुए नंदीग्राम में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। 22 कंपनियों को तैनात किया गया है। धारा 144 लागू है। दूसरे चरण में बंगाल में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में पूर्वी मेदिनीपुर की तामलुक, पासकुंडा पूर्व, पासकुंडा पश्चिम, मोयना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया, नंदीग्राम और चांदीपुर विधानसभा सीटें हैं जो जहां पर वोटिंग हो रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर के भी 9 विधानसभा सीट, खड़गपुर सदर, नारायणगढ़, सबांग, पिंगला, देबड़ा, दासपुर, घाटाल, चंद्रकोड़ा और केशपुर में मतदान हो रहा है। अगर हम बांकुड़ा जिले की बात करें तो यहां ताल डांगरा, बांकुड़ा, बरजोरा, औंदा, विष्णुपुर, कुतुलपुर, इंडास और सोनामुखी, ये 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। जबकि दक्षिण 24 परगना की 4 विधानसभा सीट, गोसाबा, पाथर प्रतिमा, काकद्वीप और सागर, यहां पर वोटिंग चल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है। कहीं से कुछ छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। 75,94,549 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 171 उम्मीदवार इस दौर में पश्चिम बंगाल के इस 30 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव मैदान में हैं, जिनका भविष्य जनता तय कर रही है। इस वक्त वहां पर वोटिंग हो रही है। तो लेकिन इन 30 विधानसभा क्षेत्रों के में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर लोगों की निगाह टिकी हुई है तो वो है नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र, जहां पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार वो नंदीग्राम में आई हैं, भवानीपुर सीट छोड़कर, और नंदीग्राम से चुनाव मैदान में हैं। और 2016 में टीएमसी से जो विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, शुभेंदु अधिकारी, जो अब बीजेपी में आ गए हैं, वो उनके खिलाफ चुनाव मैदान में हैं, आमने सामने हैं और टक्कर कांटे की है। गाड़ी का जो कह रहे हैं कि कोई वोटिंग कार्ड आपके हाथ में है और ये नंदीग्राम का हटो मोबाइल हटो। अरे ये छड़ाओ, ये देखिए चेंज करवाया है, आपने चेंज करवाया है। अरे दादा हाथ छोड़ो, हटो। बाइक हटाओ। वेट चलो थोड़ा सी बाइक नहीं है उसका तो 100 से पोलिंग एजेंट नॉट अलाउड टू गेट इन और सिट, उसको घेराव करके रख दिया 150 गुंडा। अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को फोन लगाया, फोन बज गया, कोई उठाया नहीं। जनरल ऑब्जर्वर को मैंने बोला, मैडम ने बोला स्ट्राइकिंग फोर्स जा रहा है, वी आर वेटिंग। और भी कई दूसरी जगह भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं क्या? बारूनिया, देयर वोटर्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। उसको बहुत ही धमकी देके फिर पोलिंग बूथ में घुसा रहा है, बाहर धमकी फिर अंदर भेज रहा है। आई विल गो नाउ एंड सी व्हाट। तो 30 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है और इस वोटिंग के बारे में कहीं से खबर आ रही है, जैसे केशपुर है और देबरा है, वहां से आ रही है खबर कि कुछ हिंसा की घटनाएं हुई हैं, तोड़फोड़ हुई है। लेकिन अभी बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे से। और मतदान का प्रतिशत जब आने वाला भी है, हम आपको शेयर भी करेंगे। लेकिन इस बीच बता दें कि इस दौर में बड़ा रोचक मुकाबला है कई विधानसभा सीटों पर। अभी नंदीग्राम की हम बात कर रहे थे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और कभी उनके क्षत्रप रहे, उनकी सरकार में कुछ दिनों पहले तक मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी, एक दूसरे के खिलाफ हैं, आमने सामने हैं। उसी तरह से डेबरा में 2 पूर्व आईपीएस आमने सामने हैं और ये दोनों पूर्व आईपीएस जो हैं वो जब सर्विस में थे तो दोनों सीआईडी में थे और एक साथ अपराधियों के खिलाफ वो मोर्चा ले रहे थे। लेकिन आज इस चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ हैं। बीजेपी से भारती घोष हैं और टीएमसी से हुमायूं कबीर हैं चुनाव मैदान में। और उसी तरह से एक और मोयना विधानसभा क्षेत्र है जहां से 2 क्रिकेटर आमने सामने हैं। अशोक डांडी
भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज तिवारी टीएमसी से हैं, अशोक डांडी सीपीआई छोड़कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल निगाहें सबकी इस दौर में बाकी 29 विधानसभा क्षेत्रों से हटकर नंदीग्राम पर ही है, जो ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। और आज हम चर्चा भी इसी पर कर रहे हैं, क्योंकि यह भी कहा कि जो नंदीग्राम जीतेगा वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगा, सत्ता की सीढ़ी पर वही चढ़ेगा। नंदीग्राम से ही आंदोलन शुरू हुआ था। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, 3 दशक से ज्यादा समय में की जो सरकार थी लेफ्ट की, उसको उन्होंने धाराशायी किया और अब एक बार फिर से नंदीग्राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ना चाह रही है। चर्चा में हमारे साथ आज इस दौर में जो हमारे पैनल में हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैप्टन आई सिंह भदौरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका भदौरिया साहब। डॉक्टर पीएस पांडे तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और राजनीतिक प्रवक्ता अविनाश चंद्रा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक द्विवेदी भी इस चर्चा में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत इस दौर में भारतीय जनता पार्टी से, स्टेक पर है भारतीय जनता पार्टी, सरकार बनाना है। तीसरी बार सत्ता में आना टीएमसी का है, लेकिन पहली बार सत्ता में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी ताकत झोंक देना। एक दौर के चुनाव के बाद अब दूसरे दौर में क्या है अभी तक आपकी संभावनाएं, कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब? जी आनंद जी, मैं एक पुराने गाने की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि जब रात का आलम हो, जब रात हो मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। तो इस तरह से वहाँ जो आम जनता का जो आलम दिखाई दे रहा है परिवर्तन की ओर, बीजेपी के तरफ झुकाव, तो ये सब देखते हुए ममता जी इस टाइम बौखलाई हुई हैं। देखो आज चुनाव आयोग इतना सख्त है, फिर भी उनके 100-150 गुंडे इकट्ठे होके हमारी कैंडिडेट के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसकी गाड़ी को तोड़वा दिया गया है। तो इससे ये घबराए हुए हैं बुरी तरह से। नहीं तो इनको अगर ये इन्होंने विकास किया है, कुछ किया है, तो इन्हें घबराने की जरूरत कहाँ है, शांति से चुनाव होने दीजिए। मगर नहीं, ममता जी जो हर मंच से जो संदेश एक देती है ना कि खेला होवे, उनका खेला का मतलब ये है कि इनके जितने ये गुंडे हैं हमला करिए, वो बूथ कैप्चर करिए और वोटर को इस तरह से जो है ना डरा धमका के रखिए कि पोलिंग बूथ तक ना पहुंच पाए। तो ये है इनका खेला। आप सोचिए, जिसने 10 साल राज किया आनंद जी, उसको कहीं कुछ करने की जरूरत कहाँ है। आप तो अपने विकास की बात करिए ना कि हमने आपको ये दिया, हमने इतने उद्योग बनाए, हमने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने इतनी रोडें बनाई, हमने इतनी नई नई कंपनियां बनवाई। तो ये सब चीज लेके आइए, आप सबके सामने ये चीज रखिए ना। मगर क्यों कि 10 साल इन्होंने कुछ किया नहीं है सिवाय जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। तो आज वो जो है ना अपना कहने के लिए विकास है ही नहीं। तो इसलिए जो उनके पास एक ही चीज रह गई है, गुंडों का सहारा। जो जगह जगह बम पकड़े जा रहे हैं, बम की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, बम फेंके जा रहे हैं, काफिलों पे हमला किया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। और तो और इनने एक हद कर दी, 85 साल की एक बूढ़ी माँ का मारते मारते जो आज उसका 2 दिन पहले जो है ना देहांत हो चुका है, ये टीएमसी के लोगों ने ही किया है। उसका सिर्फ कसूर क्या था? सिर्फ ये था कि वो अपने बेटे को बचाने गई थी, जो उसका बेटा एक बीजेपी का कार्यकर्ता था, इसलिए उसको मारा जा रहा था। कोई माँ अपने बेटे को पिटते हुए नहीं देख पाएगी और बचाने गई तो कितनी बुरी तरह से पीटा है उसको दुनिया ने देखा है कि उसका पूरा मुंह सूज गया था, आंख फूट चुकी थी और लास्ट में हॉस्पिटल में जाके वो उसने प्राण छोड़ दिए। तो ममता जी का ये खेला रहा है 10 साल के अंदर, इसी खेला पे जो दोबारा फिर जीतना चाहती है। मगर आप 30 सीट पर हैं इस दौर में, कितनी सीटों पर जीत के लिए आप? आनंद जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लीड 30 की 30 पे करेंगे, मगर 28 से कम हम जीतने की उम्मीद रखे ही नहीं है। टीएमसी के डॉक्टर पीएस पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टेक आपका भी है, लगातार तीसरी बार सत्ता में आना। आपके यहां ममता बनर्जी खुद चुनाव प्रचार का कमान संभाली हुई हैं और उनका कंस्टिट्यूएंसी भी इस दौर में वहां पर मतदान हो रहा है। 30 सीटों पर चुनाव, नंदीग्राम सहित कितनी सीटों पर जीत का दावा आप लोग अभी कर पा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में बीजेपी हिंसा के लिए जानी जा रही है। नहीं, उसके पहले क्या बीजेपी जो चुनाव होते थे
चाहे वो लेफ्ट के काल में हो, चाहे वो आपके काल में हो, जब बीजेपी नहीं थी या जब आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते थे, तब क्या वहां उस समय हिंसा नहीं होती थी? सर आज के डेट में तो बीजेपी हिंसा करा रही है। कल कौन करा रहा था? कल कौन करा रहा था, ये भी आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आज का डेट देखिए जो वहां पे हिंसा कौन करवा रहा है, ये हमारा। और उस हिंसा को क्या उस हिंसा को रोकने में कानून और पीएस पांडे जी, कानून और व्यवस्था, पीएस पांडे जी, कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। क्या उस हिंसा को रोकने में राज्य सरकार नाकाम रही है? कानून और हिंसा की बात जो है इस समय चुनाव आयोग के पास है। चुनाव की घोषणा के बाद आप अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद से आचार संहिता लागू हुआ है, उसके पहले तो ममता बनर्जी की सरकार की ही थी जिम्मेदारी। उसके पहले क्या नहीं हुआ था? 130 कार्यकर्ताओं की हत्या की बात जो बीजेपी करती रही है, वो क्या आचार संहिता लागू होने के बाद हुई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के ऊपर हमला चुनाव घोषणा से पहले हुआ था। चुनावी हिंसा जो अभी हो रही है इनके जाने के बाद हुई है, और उसके इनिशिएटर करने वाले ये लोग हैं। तो ये मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर हिंसा कोई भी कर रहा हो, हिंसा रोकने की जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार की नहीं थी? और अगर थी तो क्या वो फेल्योर साबित हुई है? चुनाव की घोषणा के पहले की स्थिति की बात हम कर रहे हैं। चुनाव के पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति दोनों का हम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। समीक्षा कर लीजिए सर, इनके जाने के बाद हिंसा बढ़ी है। इससे पहले वो हिंसा नहीं हो रही थी जितनी हिंसा इसके जाने के बाद हुई है। ठीक है, चलिए, परिभाषित अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं और उसको एनालिसिस भी अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, दो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस चर्चा में संजीव कौशिक जी, अपने अपने ढंग से आपका स्वागत है, इस चर्चा में शामिल हैं आप। अपने अपने ढंग से लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं स्थितियों को, जहां पर जिसको अच्छा लग रहा है उसका वो जिक्र कर रहा है और दूसरी तरफ उसको दूसरे पाले में फेंक रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है कि बंगाल के लोग बहुत प्रबुद्ध नागरिक माने जाते हैं, और किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोच रहा है उसके 3 दिन के बाद बाकी हिंदुस्तान सोचता था। लेकिन आने वाले वक्तों में धीरे धीरे हम देखते चले गए कि किस तरह से चुनावी वक्त में वहाँ पे रक्त रंजित ये जो हिंसा का इतिहास रहा है वो शुरुआती दौर से कोई नई बात नहीं है। आज यदि इस तरह की बात हो रही है, निश्चित तौर पे दोनों तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, आपके आगमन के बाद से हुआ, और ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे आगमन के बाद आपने शुरू कर दिया। लेकिन इस धार्मिक ध्रुवीकरण या हिंसा से लाभ किसे है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ है, या दीदी अपने किले को बचाने में सफल हो जाएगी इस तरह की हिंसा से? इस तरह की हिंसा से यदि ध्रुवीकरण होता है तो ध्रुवीकरण से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा जानकार लोग मानते हैं। लेकिन हिंसा क्या ये प्रायोजित है, जानबूझ के हिंसा की जा रही है? दूसरी बात कि ममता बनर्जी एक तरफ दिखाई दे रही है जहां इतने प्रचंड बहुमत से हम कहें कि सीटों पर वो सत्ता में पहले से काबिज थी, क्या ऐसा भी कोई मिरेकल होने वाला है कि जो 3-4 सीटें थी उससे अचानक उछाल मार जाए और वो पूरे बंगाल की सत्ता पर काबिज हो जाए? मुझे लगता है कि जब बरक्स खड़ा किया जाता है ममता बनर्जी का जो चेहरा है या जो अक्स है उसके सामने, तो भारतीय जनता पार्टी के उसके समकक्ष में कोई चेहरा दिखाई नहीं देता है। मोदी जी निश्चित रूप से पूरे देश में उनको मान्यता मिली हुई है और आज भी वो सबसे चहेते प्रधानमंत्री के रूप में हैं। लेकिन बंगाल में कौन? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बंगाल में क्या वो जो 10 सालों तक ममता बनर्जी के शासन में सत्ता में हिस्सेदारी निभाते रहे हैं और ऐन वक्त में पाला बदल के, जिसे दुशासन भी कह रही हैं ममता बनर्जी, क्या उनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी से लगा पाएगी और अपने जीत को आगे बढ़ा पाएगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और एक जो बात छूट रही है इसमें, भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की इस लड़ाई में बंगाल के जो सरकारी मुद्दे हैं वो इसमें छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ की गरीबी की बात, वहाँ बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, इन सब चीज़ों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और बंगाल की जनता चाहती है कि इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हो, जो चर्चा छूटती हुई दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण यह है कि जो आज नंदीग्राम, खास करके नंदीग्राम की यदि हम चर्चा कर लें तो नंदीग्राम की जनता अब किसे पसंद कर रही है? दोनों ने जबरदस्त तरीके से, भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और ममता दीदी तो बैठी ही हैं वहाँ पे। हमने देखा है कि किस तरह से 2-2 घर लेके वहाँ पे वो कैंपेनिंग कर रही थी। लेकिन अब वहाँ की जनता क्या सोचती है? क्या नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए वाटरलू साबित होने वाला है? क्या उसके बाद में उनका बैक गियर पीछे लगता है, या ममता बनर्जी नंदीग्राम को यदि फतह कर लेती हैं तो वाकई बंगाल की सत्ता में वो काबिज रहेंगी? यह लाख टके का प्रश्न है जो आज शाम तक बहुत कुछ दिखाई देगा इलेक्शन के बाद।
पहले दौर और दूसरे दौर में पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुड़ा, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले दौर में भी उसके कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई थी, दूसरे दौर में भी विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई है। शुभेंदु अधिकारी, ओवरऑल पीसफुल है, पूरा शिकंजा कस दिया सेंट्रल फोर्स ने। केंद्रीय पुलिस सुफियानদের টাইট করে দিয়েছে। যে মোটরসাইকেল করে 30টা মোটরসাইকেল নিয়ে প্যাপ বাজানো সব বন্ধ হয়ে গেছে। 200 গোটা কোটাকুড়ি গোতে আছে অস্তিত্ব বাংলাদেশে নেই। সেটা কি দাবি করছে দাদা? चंद्रा जी के पास रुक करते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नंदीग्राम के रास्ते ही सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ी थी ममता बनर्जी। वो दौर था जिस दौर में वहां पर केमिकल हब स्थापित करने की का ऑर्डर मिला था। उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई हुई और पुलिस और वहां के ग्रामीणों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 14 लोग मारे भी गए और वहां से जीत मिली। 2009 का जो उपचुनाव हुआ था उसमें 2007 में ये घटना हुई थी और उसके बाद 2009 में उपचुनाव में उन्हें जीत मिली थी। उनकी उम्मीदवार वहां से चुनाव जीती थी और उसके बाद फिर वो 11 में सत्ता की सीढ़ी पर काबिज हुई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। 2021 में उसी सीढ़ी के सहारे अपनी हैट्रिक बनाने की जुगत में ममता बनर्जी हैं, लेकिन इस बार उन्हें रोकने के लिए एक नया प्लेयर है भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। कितना मुश्किल दौर लग रहा है, सफर लग रहा है ममता बनर्जी के लिहाज से, अगर हम बात करें तो, टीएमसी के लिहाज से बात करें तो? आनंद जी, इस बात से ही जाहिर होता है कि पिछले कई दिनों से, लगभग 3-4 दिनों से ममता बनर्जी वे प्रदेश में कैंपेनिंग को छोड़ नंदीग्राम में जमी हुई है। तो ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पे मामला फंस चुका है। पिछले कई चुनाव 50% से ज्यादा हासिल करती रही है, नो डाउट, और उनके मुकाबले और कैंडिडेट मजबूत हो सकता था जितना कि सुप्रीम अधिकारी हो सकते थे। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो अपने जो हम कहें चक्रव्यूह या चाल आने की कोशिश की थी। शुरू में उनको नंदीग्राम में आमंत्रित किया और ममता बनर्जी तैयारी के साथ उन्होंने उस जो चैलेंज था वो वहां पे आई, ने जवाब देने की पूरी कोशिश करी। आप ठीक है, आप यहां से भी कहेंगे वहां से चुनाव लड़ूंगी और आपको आगे, लेकिन इस कहीं ना कहीं में दूसरे जो क्षेत्र हैं जहां और ज्यादा जरूरत थी, ये तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी शामिल हो चुके हैं। मामला उनके लिए मुश्किल भरा हो चुका हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जब उन्हें करके रख दिया है बीजेपी ने, नंदीग्राम की सीट को हारे जीते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बाकी और उनको परेशानी में डाल रखा हुआ है। बिल्कुल ये जाहिर है। पिछले 3 का अगर आप खास करके नंदीग्राम, तो तीसरी बार ये है परसेंटेज है वो कम होता गया है, 90% से कम हुआ है। मैं 2001 में जो वहां पे 81% हुई थी, 2006 में 8% हुई, 2011 में हुई और फिर 2016 से 87%। बिल्कुल, ये नंदीग्राम का जी, माफी चाहेंगे आपको रोकने के लिए अविनाश जी। नंदीग्राम एक महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंसी है और उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस पर चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन इस बीच अगले दौर के लिए चुनाव प्रचार भी चल रहा है। असम में भी दूसरे दौर में चल रहा है, लेकिन तीसरे दौर में 6 तारीख को वोटिंग होगी और उसका प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पोखराजार विधानसभा क्षेत्र में है। सीधे हम उनकी सभा में चलते हैं। आगे बढ़ाएंगे। मैं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी को नमन करता हूं। श्रीमद शंकरदेव, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी और गुरुदेव मादर राम ब्रह्मा जी जैसी
संत आत्माओं से जुड़ी इस धरती का मैं वंदन करता हूं। इन्हीं के आशीर्वाद से एनडीए सरकार यहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आधार बनाकर इसी मंत्र को लेकर के आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसलिए पहले चरण की वोटिंग में असम के लोगों ने एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। पहले चरण की वोटिंग ने असम ने डबल इंजन की सरकार की भव्य विजय पर मोहर लगा दी है। अपना भाग्य उन लोगों को थमा दिया है जिन लोगों को कांग्रेस ने तब अपने वोट बैंक की खातिर बचाया था। उन्हीं के सहारे आज कांग्रेस असम में सत्ता हासिल करने के लिए सपने देख रही है। भाइयों और बहनों, कल एक वीडियो में पूरे असम ने देखा है कि कैसे असम की पहचान, असम की बहनों के श्रम के प्रतीक, यहां की एक पहचान गमोसा का सरेआम अपमान किया गया। असम को प्यार करने वाला हर व्यक्ति इन तस्वीरों को देखकर बहुत आहत है, बहुत गुस्से में है। कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि ये ताला चाबी वाले असम की पहचान है। कांग्रेस के झूठ, उसकी साजिश को समझिए। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस इन लोगों के सामने समर्पण कर चुकी है। इस अपमान की सजा कांग्रेस को तो मिलेगी ही, इस पूरे महाझूठ को मिलेगी। साथियों, असम की ये शांति हम सभी ने बहुत मुश्किल से हासिल की है। इसको अब किसी भी हालत में कांग्रेस और उसके साथियों के हाथों लूटने नहीं देना है। कोकराझार, बीटीआर सहित पूरे असम के विकास से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ अपनी जेब भरने से, अहम की संस्कृति को तबाह करने से मतलब है। इसी कोशिश में ये महाजोत का नाम का महाजोट यहां लगा हुआ है। भाइयों और बहनों, असम के निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। यानी केंद्र में भी एनडीए सरकार, राज्य में भी एनडीए सरकार। जब दोनों की ताकत लगती है तो और तेजी से काम होता है। आज रेल हो, रोड हो या हवाई कनेक्टिविटी, इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। गरीब को अपना पक्का घर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही कोकराझार में हजारों गरीबों के लिए घर बनाए गए हैं। इसी तरह टॉयलेट की सुविधा से भी हर गरीब परिवार को जोड़ा गया है। घर और टॉयलेट के बाद अब हर घर जल पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक करीब 4.5 लाख नल कलेक्शन दिए जा चुके हैं। 2 मई के बाद घर घर पाइप से पानी पहुंचाने के इस अभियान को तेज किया जाएगा।
इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी बहनों को होगा, बेटियों को होगा। साथियों, असम में महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार तेजी से काम कर रही है। केंद्र की योजनाओं को यहां की सरकार ने ना सिर्फ लागू किया, बल्कि उनमें अपनी तरफ से भी काफी मदद जोड़ी है। गर्भवती महिलाओं को विशेष मदद हो, टीकाकरण की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक प्रयास यहां तेजी से किए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में भी असम की एनडीए सरकार आगे रही है। कनकलता महिला सबलीकरण योजना की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है, बहुत हो रही है। इसके तहत सैकड़ों करोड़ रुपए बहनों के समूहों को दिए गए हैं। लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महिला कॉलेज भी खोले गए हैं। भाई और बहनों, असम में पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई की सुविधाएं मिले, इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ के हमारे हजारों किसान साथियों को पीएम किसान सम्मान निधि का सीधा लाभ मिल रहा है। कोकराझार में खेती और खेती से जुड़े व्यापार के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसके लिए भंडारण से लेकर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए केंद्र सरकार छोटे किसानों के किसान उत्पादक संघ बना रही है और उनको विशेष फंड से मदद भी दे रही है। बैम्बू को लेकर हमारी सरकार ने जो नियम बदला है, उससे बैम्बू के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और आसान हो गई है। इसी तरह यहाँ जैसे जैसे कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता जाएगा, वैसे वैसे टूरिज्म, विशेष रूप से इको टूरिज्म, इसका भी लाभ अहम सेंटर बनता जाएगा। आने वाले 5 सालों के लिए हमारे हर काम के लिए असम भाजपा ने संकल्प पत्र सामने रखा है। शांति और विकास का ये डबल इंजन मजबूत हो, इसके लिए एनडीए के हर उम्मीदवार को जिताना है। प्रमोद जी जैसा नेतृत्व, जिसमें आत्मविश्वास भरा है, जिसमें विजन भरा है, ऐसे नेतृत्व को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए। मैं कहूंगा फिर एक बार, आप पूरी ताकत से बोलिए, एनडीए सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। असम में होगी महाजूट की महाहार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोकराझार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा, तीसरे चरण में यहां मतदान होना है 6 तारीख को, और उसके लिए प्रचार चल रहा है। सभी राजनीतिक दल के लोग अब असम में और पश्चिम बंगाल का जो तीसरा चरण है और उसके लिए अब प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री कोकराझार में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि महाजोत यानी महाझूठ, और उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका सीधा एकदम उद्देश्य है कि जब वो सत्ता में आएगी दोबारा तो फिर महाविकास करेगी। जो 5 साल में विकास हुआ है उस विकास को और आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस पर निशाना भी साधा। लेकिन दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और दूसरे चरण में असम के भी 39 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। और इस दौर में हम आपको ये बता दें कि कुल 345 उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में हैं। कई मंत्री इस दौर में हैं। ढोलाई से परिमल शुक्ला वैद्य हैं, रांगिया से भावेश करलेता हैं, जागीरोड से पीयूष हजारिका हैं और सोनाई से अमीनुल हक लस्कर हैं। ये डिप्टी स्पीकर हैं जो चुनाव मैदान में हैं। और असम और पश्चिम बंगाल ये दोनों अपने
चुनावी मूड में है और दूसरे चरण में मतदान चल रहा है। लेकिन सबकी नज़र पश्चिम बंगाल पर है। असम में बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश में है, तो तीसरी बार लगातार सत्ता में आने के लिए टीएमसी पश्चिम बंगाल में पूरी कोशिश में है और सब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन सब के बीच जो तीसरी शक्ति है, जो तीसरा गठबंधन है कांग्रेस, आईएसएफ और लेफ्ट का, वो कहाँ है, उसकी क्या भूमिका है इस चुनाव में, वो कहाँ है, वो सबसे बड़ा सवाल है और उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि किसकी सत्ता आएगी और कौन सरकार 2021 में 2 मई को बनाने की स्थिति में होगा। कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारी इस चर्चा में हमारे पैनल में हैं कैप्टन आई सिंह जी भदौरिया, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पीएस पांडे टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक, अविनाश चंद्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, आलोक द्विवेदी जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले राउंड में जो चर्चा हो रही थी, निगाहें सबकी नंदीग्राम पर है। आलोक जी, नंदीग्राम में जब भी हम बात अगर कर रहे हैं इस दूसरे दौर में, सुबह से जो चर्चा हो रही है, सवाल कुछ पूछा जा रहा है, लेकिन टीएमसी की तरफ से पहला ये जरूर कहा जा रहा है कि गोत्र वाली बात। अभी पीएस पांडे जी से हमने पूछा कि कितनी सीटों पर आप जीतने का दावा कर रहे हैं इन 30 विधानसभा क्षेत्रों में, तो उन्होंने शुरुआत की उस गोत्र वाली बात से। घर पे मौजूद था, उसकी राइफल भी मिलिटेंट्स ने वो चुरा ली, वो लेके वो भाग गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो स्थिति है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पूरी तरह से एरिया जो है कॉर्डन ऑफ हो चुका है और तमाम जो चीजें हैं उनको जो पुलिस है जो है वो बारीकी से इन्वेस्टिगेट। किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है क्या रईस जी? अभी जो गायन पुलिस वाला है उसकी मौत हो गई है जी। किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? रईस अहमद, क्या किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है अब तक? जी हाँ, अगर हम देखें तो अभी तक किसी मिलिटेंट आउटफिट ने जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं कबूल नहीं की है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा या फिर टीआरएफ इस हमले के पीछे हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है किसी भी मिलिटेंट संगठन ने इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो लगातार श्रीनगर के आसपास जो है, श्रीनगर और श्रीनगर के आसपास इस तरह के अटैक्स होते रहे हैं और जो सुरक्षा एजेंसियां है वो काफी चौकन्नी हो गई है और यहाँ पे जो सिकंदर है वो उन्होंने कसा हुआ है। जो OGWs है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और वही बता दें कि जो सुरक्षा एजेंसीज है वो पूरी तरह से तमाम जो चीजें हैं उनको प्रॉपरली वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो मामले की तय तक गंभीरता को समझते हुए जो है पूरी तरह से जो स्टेप उनको उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बीजेपी के कार्यकर्ता पिछले कुछ समय से लगातार मिलिटेंट्स के निशाने पे है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरी तरह से अभी भी स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है। चलिए, नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। रईस अहमद हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि श्रीनगर के नौगाम में आतंकी हमला हुआ है। बीजेपी के नेता अनवर खान के घर पर हमला हुआ, जिसमें जो जवान वहां पर सुरक्षा में तैनात था वो शहीद हो गया है और इस घटना के समय, इस हमले के समय अनवर खान अपने घर में मौजूद नहीं थे। फिलहाल पुलिस वहां पर, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है और इस पूरी घटना की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में कहा जा रहा है कि ये उसकी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल दूसरे चरण के मतदान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और मतदान में का आधार क्या है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने आज के पैनलिस्ट के जरिए। 30 विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के और 39 विधानसभा क्षेत्र असम के हैं, जहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है। 12 बजे तक का जो फिगर आया है वोट परसेंटेज का, उसमें 27.45% मतदान हुआ है असम के 39 विधानसभा क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के 30 विधानसभा क्षेत्रों में 37.42% मतदान हुआ है। 12 बजे तक का यह आंकड़ा है और यह आंकड़ा अभी और बढ़ा होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा और फिर आंकड़ा आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन चर्चा हम ये कर रहे हैं कि आखिर मतदान जो चल रहा है या वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश हो रही है तमाम दलों के द्वारा, तो क्या लड़ाई वाकई भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच ही है? डॉक्टर पीएस पांडे जी, आप लोगों की लड़ाई किससे है? आपके जो परंपरागत विरोधी पश्चिम बंगाल में रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट के साथ है, या आप भी अब मान चुके हैं कि इस बार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच ही लड़ाई है?
बिल्कुल हम आलोक द्विवेदी जी की बातों से सहमत है कि वहाँ पर जो थर्ड फ्रंट है उसके वोट जो अपने होते हैं, वाम के वोट अलग हैं, वो वहाँ पर बखूबी लड़ रहे हैं। ये सही है कि हम सर्वोपरि हैं और हमारी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन थर्ड फ्रंट को हम इनकार नहीं करते। नंबर 2, ये बीजेपी के लोग केवल एक पॉइंट पर वहाँ की जनता से अपील कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार अगर आ गई तो बीजेपी यहाँ पर बहुत कुछ करेगी और जनता का भला होगा। लेकिन वहाँ की जनता ये पूछ रही है कि डबल इंजन की सरकारें जहाँ जहाँ आती है वहाँ पर आपने कितने विकास किए। तो उसके लिए मैं एक लाइन में बात कर रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार जो यहाँ की है, इनकी फाइलों में उन राज्यों का। अविनाश जी, अब आखिरी दौर में, चर्चा के इस आखिरी दौर में, इस दूसरे चरण के मतदान के दौरान क्या सफलता और असफलता, जब लड़ाई सीधी है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, तो तोहा सिद्दीकी, अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी, ये 3 प्लेयर मेन होंगे? मुख्य भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन आप देखिए कि परिदृश्य से तो ऐसी बिल्कुल इस तरीके से गायब है। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने शुरुआती दौर में जिस तरीके से दावे किए थे और लगा था कि इस बार फिर से जो ध्रुवीकरण जैसी चीज होगी वो हो नहीं पाई और वैसे ही बिल्कुल गायब रहे पूरे परिदृश्य से। तो कुल मिला के अगर हम ये बात करें कि ये ज्यादा कुछ इसमें अहम भूमिका निभा पाएंगे, उन पे ही उम्मीद है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का इफ एंड बट की संभावना बचती है। लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस से है। कहीं कुछ इफेक्ट, कहीं कुछ साइड इफेक्ट इस तरीके से हो सकते हैं। दूसरी पार्टी या कोई जो वहाँ पे कोई इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है किसी पार्टी से हो, लेकिन जो उसकी इंडिविजुअल छवि है वो कहीं कुछ इफेक्ट डाल दे, वो बात समझ में आती है। लेकिन कुल मिला के सीधी टक्कर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में है। और अभी तक जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज भी धुआंधार हो रहे हैं, तो वो इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि कोई तीसरी पार्टी का उसमें कुछ रोल होने जा रहा है। जी बिल्कुल। आखिरी एक लाइन अगर आप कहें तो इस राउंड में जो दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे दोनों तरफ से मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी अपनी दावेदारी है। शाम होते होते सबसे महत्वपूर्ण और हॉट सीट जिसके बारे में हम सारे लोग चर्चा कर रहे हैं वो नंदीग्राम का सीट दिखाई। क्या संदेश जाएगा तीसरे से 8वें तक के लिए? और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, चूंकि ये बहुत नेक टू नेक जिस तरह की बात हो रही है, ये लड़ाई इस तरह की है कि कौन पीछे है और कौन आगे है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। बहुत नजदीकी मामला होगा सारे जगहों पे। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आलोक जी, एकल खिलाड़ी प्रतियोगिता बनकर रह गई है। एक तरफ टीएमसी है, एक तरफ बीजेपी है, तीसरा कोई भी नहीं। इस पूरे खेल में तीसरा कोई है ही नहीं। और जहां तक कांग्रेस और लेफ्ट का जो संयुक्त मोर्चा है वो इस चुनाव में अस्तित्व विहीन रहेगा। आप देख लीजिएगा 2 मई को जब रिजल्ट आएंगे उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए कि वहां पर न प्रियंका जा रही है, न सोनिया जी जा रही हैं, न राहुल जी जा रही हैं। क्योंकि डर इस बात का नहीं कि वहां पर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं, डर इस बात का है कि अगर ममता दीदी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी तो इसका आक्षेप अगर किसी पर आएगा तो राहुल पर आएगा, प्रियंका पर आएगा, सोनिया पर आएगा कि आप एक ही एक महिला ऐसी थी जो बीजेपी को चुनौती दे रही थी और आपने उसको भी जाकर हरवा दिया। इस आक्षेप से बचने के लिए राहुल गांधी वहां पर नहीं जाएंगे, ये तय बात है। और अब ये बिल्कुल एक लाइन की बात यही कि एकल खिलाड़ी प्रतियोगिता बनकर रह गई है ये बंगाल का चुनाव कि एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। तो एक तरफ टीएमसी है, दूसरी तरफ बीजेपी है, लेकिन सब कुछ मिलाकर अगर देखा जाए तो 294 में सिर्फ एक ही सीट है, नंदीग्राम। और वो मतदान इस वक्त वहां पर हो रहा है। हिंसा की कुछ खबरें आ रही हैं, शुभेंदु की गाड़ी पर हमला भी हुआ, शुभेंदु कह रहे हैं जंगल राज है। बहरहाल मतदान जारी है। हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, पीएस पांडे जी, संजीव कौशिक जी, अविनाश चंद्रा जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा जारी है, हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव से जुड़ी असम और पश्चिम बंगाल की आप बने रहिए सहारा समय के साथ।
খেলা হবে।